हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्रणाम और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, तो आप जिस स्क्रीन से मुझे देख रहे हो, हालांकि आप उसको स्मार्टफोन कहते होंगे और बहुत सारे लोग तो सीधे लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से भी जुड़े होंगे। अगर आप स्मार्टफोन से जुड़े हो तो मेरे भाई वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम स्ट्रिक्टली स्टिक होएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल एंड स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा एग्जामिनेशन जो भी एसएससी ने करवाए हैं, है ना, उन सब के साथ ही हम स्टिक होएंगे। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो इट विल बी इररेलेवेंट। हम जो भी ये मटेरियल्स करेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे, वो सब रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर, तो आप पता ही है मेरे भाई कंप्यूटर क्या होती है। कंप्यूटर एक डिवाइस होती है ना। तो उस डिवाइस में से आप बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हो। और हम जो यूज़ करते हैं ना घर में कंप्यूटर, ये तो कुछ कंप्यूटर है ही नहीं, ये तो एक माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हो आप इसको। माइक्रो कंप्यूटर इसका नाम है। जो आप घरों में यूज़ करते हैं, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर होती हैं, खतरनाक वाली कंप्यूटर्स होते हैं, वो वेदर फोरकास्ट करते हैं। जो हम फ्यूचर कंप्यूटर बोलते हैं ना, वो फ्यूचर को पहले ही बता देती हैं। वेदर कंप्यूटर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वेदर कंप्यूटर के नाम कौन कौन से हैं, है ना, बाद में हम देखेंगे सब कुछ। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि आईसीयू होती है हॉस्पिटल में, है ना। वो हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि वो कंप्यूटर आप कह नहीं सकते, कंप्यूटर बिल्कुल कहोगे आप, लेकिन दिखने में जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं ना माइक्रो कंप्यूटर्स, उस टाइप के हैं नहीं। तो वो क्या करती हैं, स्क्रीन होती हैं एक, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और आपके बॉडी में क्या कुछ हो रही है, आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल, ये सब कुछ मॉनिटर करके वो एक स्क्रीन पे दे देती हैं या फिर डिफरेंट स्क्रीन पे दे देती हैं। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाती हैं, है ना। तो इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे। कोडिंग लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं नो सेड से। नो सेड क्या है? अब आम तौर पे नो सेड अगर आप सबसे पहले देखो तो नो सेड का मतलब क्या होती है? जहाँ पे सेड ना हो, नो सेड, सिंपली यही लग रहा है ना। लेकिन ये नो सेड अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग करी होगी 11th-12th में या फिर 10th में कॉलेज लेवल में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए HTML का। HTML का मतलब होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये HTML क्या होती है एक्चुअल में मेरे भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो बोल दिया, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज से ही हम वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज होती हैं, इसमें अजीब, ये एक लैंग्वेज होती है जो आपको लर्न करना है, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही समझ लो मोटा मोटा कि HTML लैंग्वेज यूज़ करके आप वेब पेज बना सकते हैं। तो इन्हीं में से नो सेट एक कोड है, ठीक है। एक कोड, एक एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो आप इसको। अगर आप ये लिखोगे नो सेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ऐसे कुछ कोड्स होते हैं, बाद में हम यहाँ पे तो उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक। तो नो सेड लिखने से आपका जो लाइन होती है ना, वो रेड होती है। तो कंप्यूटर, ये जो HTML कोड है, HTML लैंग्वेज है, कंप्यूटर को अगर नो सेड बोलोगे तो वो रेड समझेंगे, ठीक है। अगर आप रेड बोलोगे तो पता नहीं वो क्या ही समझेगा, फिर वो नहीं समझेगा कि लाल बोल रहे हो आप। अब सिंबल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो निमोनिक्स होते हैं। तो इन सब ज़्यादा पे ना, आप इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा मत्था खपची मत क्या करो। ये असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सिंबल्स क्या यूज़ होती है? सिंबल्स यूज्ड आर निमोनिक्स। बस इतना याद रख लो थोड़ा बहुत, है ना, ताकि अगर MCQ में फिर से आ गया ये क्वेश्चन तो आप निमोनिक्स को टिक कर पाओ। तो असेंबली आपके स्कूल में भी होते होंगे असेंबली, तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज, असेंबली की कोई लैंग्वेज होती थी बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश, है ना, हम तो केंद्रीय विद्यालय से हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होते थे, संस्कृत होते थे, कभी कभी अंग्रेजी होती थी, कभी हिंदी होते थे, है ना। तो सिंबल्स वो असेंबली लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं वो निमोनिक्स होते हैं। और हाँ, जब भी हमको कोई वो प्रोग्राम करना होता था ना, तो स्कूल के सामने जाके पोडियम में अनाउंस करना होता था स्पीच वगैरह, तो हमको तो आती नहीं थी, पब्लिक स्पीकिंग उतना अच्छा था नहीं उस समय पे, तो हम नेमोनिक्स बना लेते थे, है ना। तो फिर हम नेमोनिक्स बनाते थे, PB समथिंग PBCRAM करके। तो फिर उसके साथ ही हम चले रहते थे। P का मतलब ये, B का मतलब वो, है ना, इसी टाइप से चलता था। बहुत मज़ेदार दिन थे वो भी। अब पैरेलल पोर्ट की बात करें तो ये एक टाइप का पोर्ट होती हैं जो आप, अब पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। सुना होगा सी पोर्ट, है ना, एयरपोर्ट, जहाँ से आप
एयर के माध्यम से कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी पोर्ट होता है जहाँ से आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, उसको पोर्ट कहते हैं। यूएसबी जहाँ से कनेक्ट होती हैं वो यूएसबी पोर्ट होती हैं। एचडीएमआई केबल जहाँ से आप कनेक्ट करते हो। एचडीएमआई केबल क्या होती है? अब ये केबल वो होती है जो आप टीवी वगैरह में कनेक्ट करते हो, है ना। सीपीयू टू मॉनिटर भी एचडीएमआई केबल से ही जाती होगी, है ना। तो ये सब जहाँ से कनेक्ट होती हैं वो क्या है? पोर्ट हैं। तो पैरेलल पोर्ट भी एक टाइप का पोर्ट है। अब पैरेलल पोर्ट नाम से ही समझ लो मेरे भाई, दोनों तरफ आप एक्सपोर्ट भी हो रही है, इंपोर्ट भी हो रही है। तो ये क्या करती हैं? दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। दो कंप्यूटर्स अब क्यों कनेक्ट करते हैं हम? टू शेयर फाइल्स। ऑब्वियसली जब फाइल से शेयर नहीं करना तो हम दो कंप्यूटर को क्यों कनेक्ट करेंगे? फालतू में कनेक्ट करके भी क्या करेंगे, है ना। कुछ देखना है उस कंप्यूटर के बारे में, फ़ाइल इस कंप्यूटर में डालना है, तभी तो हम कनेक्ट करेंगे। और प्रिंटर्स भी इसमें कनेक्ट हो जाते हैं पैरेलल पोर्ट में, और स्कैनर भी कनेक्ट हम पैरेलल पोर्ट से ही करते हैं। क्यों पैरेलल पोर्ट से करते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ डेटा जा रहा है, और प्रिंटर भी तो पूछेगा ना आपके कंप्यूटर को कि क्या प्रिंट करनी है, तो वहाँ पे भी प्रिंटर में से आप कमांड दोगे, है ना। ये इतना पेजेस प्रिंट करनी है तो कंप्यूटर में से भी आप दोगे, ये यहाँ से इतनी पेजेस ये कलर में प्रिंट करनी है, ये पीडीएफ करनी है, आप दोगे, है कि नहीं। तो दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिशन ज़रूरी है, ठीक। तो इसीलिए ये स्कैनर और प्रिंटर, स्कैनर भी तो आप एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट दे रही है आपको, थोड़ी ना आप वो अलग से काम कर रही है फिर अलग से ये, है ना। तो एक तरफ नहीं होती, ये दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाते हैं, स्कैनर भी और प्रिंटर भी, मतलब पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, ठीक। और विकीलीक्स की बात करें तो विकीलीक्स देखो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है ना, तो विकीलीक्स इसका सीन आ रहा है ना, विकीपीडिया और लीक्स, इन्फॉर्मेशन लीकिंग का, है ना। तो विकीलीक्स क्या है? इसी तरह से आप लिंक कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है? विसल ब्लोअर, है ना। सिट्टी फूकने वाली वेबसाइट नहीं है मेरे भाई, ये विसल ब्लोअर वेबसाइट है, यूएसए बेस्ड का वेबसाइट है ना। तो कुछ भी लीक करना हो, है ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। विकीलीक्स ये एक बस याद रख लो, है ना। कोई भी खबर वगैरह लीक करना हो, मैं खबर के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ मत सोचना, है ना। तो मीडिया कंपनी की हो सकती है ये वेबसाइट, मैंने जहाँ तक मुझे याद है ना, ये मीडिया कंपनी की है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी, गवर्नमेंट ने गलत काम किया या फिर कुछ भी काम हुआ तो उसके ऊपर विसल ब्लो करने वाली वेबसाइट है, ठीक। यूएसए बेस्ड है, आपको ये याद रखनी है कौन सी कंट्री बेस्ड वेबसाइट है ये विकीलीक्स, और किस टाइप की वेबसाइट है। ये विसल ब्लोअर वेबसाइट है और ये यूएसए बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। ये कोई इंडिया के विसल ब्लोअर नहीं है, यूएसए का विसल ब्लोअर वेबसाइट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं सुपर पावर की विसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स, इतनी खतरनाक, है ना। अब आउटलुक की बात करें तो आउटलुक आपने भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं ना, तब तो आप ज़रूर आउटलुक के बारे में जानते ही होंगे। ये क्या होते हैं आउटलुक? ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैनेजर ही नहीं होती है, इसमें से ना आप ईमेल भी कर सकते हो, कैलेंडर भी देख सकते हो, टास्क मैनेजर होती हैं, वेब ब्राउजिंग भी हो सकती हैं, और जर्नल यानी कि जर्नल राइटिंग होती है, तो वो पेन टैब से आप लिख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो ईमेल ऐप आउटलुक में होती हैं, कैलेंडर होती हैं, टास्क मैनेजर होते हैं, वेब ब्राउजिंग होते हैं और जर्नल होते हैं, ये आपको याद रखनी है। आउटलुक क्या है? आउटलुक एक अकाउंट टाइप का ही होता है, ठीक। ये एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट के, ये याद रखनी है आपका। माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर कौन है? कौन है माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर? वो वाली मैनेजर नहीं बोल रहा हूँ, ह्यूमन मैनेजर नहीं, इन्फॉर्मेशन मैनेजर। देखो इतना ख़तरनाक बन चुकी है हमारे माइक्रोसॉफ्ट, है ना। सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना हम, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसने इन्फॉर्मेशन मैनेजर को भी एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया। आउटलुक सॉफ्टवेयर ही एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक। तो ग्रुपवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर, भाई सॉफ्टवेयर कभी देखा है एक अकेला इंसान ने बनाया हो? बड़ी वाली सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे मोटे मोटे सॉफ्टवेयर तो बना ही लेते हैं लोग, है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी बना ही लेते हैं, अकेला ही बना लेते हैं वो तो। अगर अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट देखो, आप गेम ही देखो ना, GTA सैन एंड्रियास, GTA 5 आए हैं, अभी तो 6 लॉन्च होने वाली हैं। वो क्या अकेले बनाए गए थे? बिल्कुल नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं बन सकता ना इतना बड़ी सॉफ्टवेयर, इतना बड़ा गेम। तो इसीलिए ग्रुपवेयर भी हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? ग्रुपवेयर है, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप। देखो प्रोसेसर चिप यानी कि आपके कंप्यूटर के सीपीयू की जो स्पीड होती है ना, इसको आप बोल भी सकते हो कि कंप्यूटर की स्पीड
क्या डिफ़ाइन करती है, किस चीज़ डिफ़ाइन करती है? MHz, ये माइक्रो नहीं है, ये मेगा हर्ट्ज़ है, ठीक। ये मेगा हर्ट्ज़, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप मेगा हर्ट्ज़ में डिवाइड होती है। ये आपको याद रखने, अब इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप मेगा हर्ट्ज़, याद रख लो, ऐसे ही याद हो भी क्या होगा, है ना। अब मेगा नाम की लड़की तो कोई आएगी नहीं तुम्हारी प्रोसेसर चिप मेज़र करने के लिए, या आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, मेगा नाम की लड़की ही आएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आएंगे नहीं, वो तो है ही माइक्रो, वो क्या नापेंगे तुम्हारे, है ना। वो तो उस काम के तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में कोई यूज़ नहीं होने वाला माइक्रो, ठीक। तो यहाँ पे मेगा ही आएंगी, मेगा आके कंप्यूटर के प्रोसेसर चिप का स्पीड नापेंगे, ठीक है, इसलिए मेगा हर्ट्ज़ है। माइक्रोब्स नहीं आएंगे, तो माइक्रो हर्ट्ज़ नहीं है, मेगा हर्ट्ज़ है, ठीक। स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो यूनिट इज़ बिट्स पर सेकंड, BPS, ठीक है, BPS। बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी नाम है BPS, है ना। जब हम कॉलेज में थे ना, तो एक दीदी थी विप्लवी, उनको हम बुलाते थे इसी नाम से, BPS है, ठीक। तो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, आपने देखा होगा डेटा ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा अगर आप ट्रांसमिट करते हो, आपके जो पेन ड्राइव में से भी करते हो ना, तो हालांकि वहाँ पे दिखाता है MB पर सेकंड, लेकिन आप याद रख लो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन का यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड, ठीक। ये बिट्स क्या होती हैं? बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट, मतलब बीट्स के ऊपर ही बाइट्स आते हैं, ठीक। 1 बिट इज़ इक्वल टू कितने बाइट्स होते हैं, ये हम देखेंगे, यहीं नीचे हैं, यहीं नीचे हैं, यहीं नीचे, यहीं नीचे, यहाँ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पे देख लेंगे, है ना। तो बस याद रख लो, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज़ BPS, बिट्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज़ मेगा हर्ट्ज़। तो DTP की बात करें तो डिप्थेरिया की कोई वैक्सीन नहीं है ये। DTP मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो DT लग गया तो डेस्कटॉप ही हो गया ना, P से पब्लिशिंग आ गई। और ये क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग? आप क्या डेस्कटॉप को पब्लिश कर दोगे क्या? डेस्कटॉप को किस तरह से पब्लिश करोगे, है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर होती है बेसिकली DTP, और प्रिंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होती है। जैसे कि पब्लिशिंग से बात आपको समझ में आ ही रहा होगा दिमाग में, पब्लिशिंग मतलब किसी भी चीज़ को जब आप प्रिंट करोगे तब वो पब्लिश हो जाती है, ठीक। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये सॉफ्टवेयर है फॉर अट्रैक्टिव प्रिंटिंग लेआउट। ये ऐसे वैसे प्रिंटर नहीं है DTP, ऐसे वैसे सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं तो इसका नाम ही क्यों आता है ना, हम इतनी हाईलाइट में क्यों आता है ये DTP। तो DTP इसलिए हाईलाइट में है क्योंकि ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है फॉर अट्रैक्टिव प्रिंटिंग लेआउट। अट्रैक्टिव लड़कियाँ वही तो हाईलाइट में आती हैं, अट्रैक्टिव लड़के वही हाईलाइट में होते हैं। तो आपका दिमाग भी अगर अट्रैक्टिव है ना, तो आप भी हाईलाइट में आ जाओगे। ये नहीं है अट्रैक्टिव लड़कियाँ हैं, अट्रैक्टिव लड़कों में सिर्फ उनके फेस ही अट्रैक्टिव होते हैं, उनके दिमाग भी अट्रैक्टिव हैं तो वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं, ठीक। दिमाग कैसे अट्रैक्टिव होता है? हार्ड वर्क करने से होते हैं, बस इतना याद रख लो। तो DTP का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और ये सॉफ्टवेयर है फॉर अट्रैक्टिव प्रिंटिंग लेआउट्स। अब 1 बाइट की बात करें तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं, और ये बिट सबसे क्या है, नीचे लेवल का है, ठीक है, ये सबसे कम मेजरमेंट का यूनिट है। तो 1 बिट इक्वल्स टू कितने बाइट हो गए, आप खुद देख लो भाई। 1 बिट इज इक्वल्स टू 1/8 बाइट हो गए। तो 8 बिट्स का एक बाइट होते हैं, एक बाइट करते हो ना, एक बाइट, एक किटकैट बाइट, कितने बिट्स होते हैं उसमें? 8 बिट्स, बिल्कुल 8 बिट्स ही तो होते हैं, या 6 होते हैं? 8 ही बिट्स होते होंगे, है ना, एक बाइट में 8 बिट्स। और 1024 बाइट्स में कितने क्या होता है? 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट में 1 MB होता है, और 1024 MB में 1 GB होता है। अब ENIAC की बात करें तो ये ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल परपोज कंप्यूटर है। आप इसको किस तरह याद कर सकते हो? आप ENIAC, एनी ऐसी कोई भी ऐसी ENIAC, कोई एक है ना, ENIAC, इस तरह से भी आप अगर हो सके तो कोशिश करना इस तरह से, या तो नहीं तो आप खुद भी अपना नेमोनिक्स बना सकते हो। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल परपोज कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसको आप सर्ट में ईजी पीसी भी बोल सकते हो। ईजी, बहुत ही ईजी, आसान पीसी, ईजी पीसी। ये है नहीं ईजी पीसी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जनरल परपोज कंप्यूटर है। और ये फर्स्ट कौन सा था इसका? ENIAC था, ठीक। कोई एनी नाम की लड़की जानते हो तो उसको याद कर लो, है ना।
मतलब उसको अपने दिमाग में लाओ। फर्स्ट ईजी पीसी वो एनी है, एनीएक। अब स्टैंडर्ड, ये ST स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क है, ठीक। स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, आजकल के लड़के ने कभी, आजकल के लड़के लड़कियाँ जो भी हो, है ना, आप लोगों ने कभी फ्लॉपी डिस्क देखी हो क्या? मैंने तो सच बता रहा हूँ, मैंने कभी ना देखा फ्लॉपी डिस्क। पेन ड्राइव की ज़माना है ना आजकल, तो हमको फ्लॉपी डिस्क कैसे दिखेगी? ये क्यों प्रचलित नहीं है ये फ्लॉपी डिस्क? क्यों पेन ड्राइव इतना प्रचलित हो गया और फ्लॉपी डिस्क नहीं हुआ? इसका एक डिसएडवांटेज था ना। इसका डिसएडवांटेज क्या था? मेमोरी में था। इसका मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB है, ठीक। एक 1.44 कभी मत बोलना इसको आप बोलोगे 1.44। पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे ना, आप उसको ऐसे 440, 4,40,000 ऐसे नहीं बोल सकते। उसको 440 या 44 इस तरह ही बोलना होता है पॉइंट के बाद में, ठीक। तो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का मेमोरी होता है 1.44 MB। ये आपको दिमाग में छप जानी चाहिए, ये बिल्कुल छप भी गई होगी, क्योंकि है ये इतनी मज़ेदार चीज़। एक फ्लॉपी डिस्क है पेन ड्राइव की तरह, उसका मेमोरी सिर्फ 1.44 MB है। एक वीडियो भी नहीं जा सकती हैं, एक वीडियो तो छोड़ो, एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं जा सकती। तो इसीलिए ये प्रचलन में नहीं है। हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं, 1-2 डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट ये ज़रूर कर सकता है, ज़रूर अकोमोडेट कर सकता है, ठीक। तो आजकल तो पेन ड्राइव है, 1-2 डॉक्यूमेंट्स तो छोड़ो यार, कितने वीडियोस चले जाते हैं, कितने कितने GB की पेन ड्राइव्स आते हैं। तो कंपाइलर की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, आपने कभी प्रोजेक्ट कंपाइल करे हो क्या? बिल्कुल करे हो। तो वो प्रोजेक्ट आप जो कंपाइल करे हो, उसका क्या काम था? उससे क्या बना प्रोजेक्ट से, आपका प्रोजेक्ट से? या फिर फालतू में ऐसी बकवास चली गई आपकी प्रोजेक्ट? बिल्कुल नहीं। जब आप क्लास 10th में थे, जब आप क्लास 12th में थे, जब आप कॉलेज में थे, है ना, तो आपकी जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो ना बाद में जाके आपका क्या बना, हार्डवेयर में कन्वर्ट हुआ है। मैं आपको प्रूव करूँगा, देखो कैसे। आपने जो प्रोजेक्ट करे उसके मार्क्स मिले कि नहीं? उसके मार्क्स क्या सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही सीमित था? हार्ड कॉपी बन के आया या नहीं आया आपका रिपोर्ट में? आपका रिजल्ट अभी आपके कपबोर्ड में ही होगा, देखो जाके, हैं कितने मिले हैं। तो ये एक्चुअली, तो हम कहें तो ये कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट के मार्क्स, प्रोजेक्ट ने क्या किया? आपके हार्डवेयर को कंट्रोल किया। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट करे होंगे उसी टाइप के नंबर आपके झलके हैं आपके रिपोर्ट में, आपके हार्डवेयर में। आपके हार्डवेयर को कंट्रोल किया है आपके प्रोजेक्ट कंपाइलेशन, कितने मेहनत करके करे हो उसने। तो याद हो गया होगा अब तो, है ना। कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप याद रखना है कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है बोले तो प्रोजेक्ट है, ये मत बोल देना फिर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो आपने प्रोजेक्ट करे थे वो भी तो सॉफ्टवेयर से ही करे होंगे, वेबसाइट से तो, इंटरनेट से तो हेल्प ली होगी, अगर हाथी से लिखे हैं तो भी, हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं। ड्राइवर्स भी तो हार्डवेयर को ही कंट्रोल करते हैं। HTML की बात करें तो मैं बोल रहा था पहले, ये कोडिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेज बनाने में यूज़ होती हैं। तो ब्लैक बोर्ड, और ये बोल रहा है तो ब्लैक से ये क्या करती हैं? या तो बोल्ड करती हैं या फिर उसको ही ब्लैक करती हैं। ज़्यादा ब्लैकन करना का मतलब ही तो बोल्ड होती हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट लगा दो, फिर B लगा दो, तो इसके पीछे भी कुछ, बस इतनी कोड नहीं करना होता है, इसके पीछे भी और भी कोड होते हैं बहुत ज़्यादा। ये तो बस एक टैग है छोटी सी, ठीक है। ये टैग लगाने से, ये टैग लगाने के बाद आप जो लिखोगे है वो सब ब्लैक में आएंगे। फिर और भी कोड है, सिर्फ ये लगाने और लिखने से ही नहीं आती। HTML नोटपैड में आप कर सकते हो। अब नोटपैड क्या होती है? नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होती है जहाँ पे आप लिख सकते हो। ये MS ऑफिस की तरह ही होती हैं, लेकिन बहुत कम फंक्शंस होते हैं। MS ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो जाते हैं ना, वहाँ पे वर्ड आर्ट वगैरह वगैरह बहुत होते हैं। ये नोटपैड में नहीं होता, सिंपल सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए ही बनाया गया है। अब आपके कंप्यूटर में भी है, चेक करो, नोटपैड लिखो सॉफ्टवेयर में जाके। अब सॉफ्टवेयर मतलब स्टार्ट बटन में जाके, है ना। तो बग बोलें तो क्या है बग? आप ये अब कोई कीड़ा नहीं है बग, है ना। बग कीड़े भी होते हैं। तो ये एक एरर है। आपने कभी कोडिंग करी है ना, तो जैसे कोडिंग अगर आपको कुछ लिखना हो, किसी बटन में कोड लिखनी हो, तो जेट टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो इसमें गेट टेक्स्ट ये एक जो आप
इंसर्ट करने वाली एक बॉक्स होती है, टाइप बॉक्स होती है, वहाँ पे ये कोड चलती है। जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सेट करके टेक्स्ट आ जाती है। तो अगर आपको पता, यहाँ पे तो नहीं आ रही है अभी, लेकिन जैसे मैं ये खोल रहा हूँ ना ये प्रोजेक्ट, तो तभी यहाँ पे ना देखो यहाँ पे आ गया सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार दबा दोगे तो हट जाएगी। तो इसी तरह ये जे टेक्स्ट फील्ड, इसमें कोड क्या है, अभी फिर चली गई, ये आ ही नहीं रही। तो इसका कोड क्या है, इसका कोड था, पहले तो आई थी ना, तो इसका कोड था जे टेक्स्ट फील्ड 1, या फिर जो भी इस बटन, ये फील्ड का बटन नाम था, है ना, डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, वो ब्रैकेट में थी। अगर आपने वो इन्वर्टेड कमा इधर उधर कर दी तो वो क्या दिखाएगा, बग दिखाएगा। तो बग का मतलब क्या होती है, वो एक एरर है, ये वायरस है नहीं, ठीक। तो अभी नहीं दिखा रहा, तो ये एक वायरस है नहीं, बग इज़ नॉट अ वायरस, इट इज़ जस्ट एरर, बस इतना ही याद रखना है आपको। ये कोडिंग एरर से होती हैं। वायरस तो आपकी कंप्यूटर को तबाही कर दें, है ना, आपकी स्पूक कर दें, आपके डेटा निकाल दें, उड़ा दें, मिटा दें, लेकिन ये बग कभी ना करती है, सिर्फ प्रोग्राम ही फेल हो जाते हैं। मोडेम क्या है, मोडेम तो आप जानते होंगे, है ना, कंप्यूटर्स में कनेक्ट होती हैं अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है। तो बेसिकली पहले वाले ज़माने में मोडेम ही यूज़ होता था, आजकल तो वाईफाई आ गया है ना, हॉटस्पॉट ऑन करो वाईफाई चला लो। तो पहले के ज़माने में एक छोटी सी पेन ड्राइव साइज की मोडेम आती थी, वो आपके कोई भी पोर्ट में लगाने के बाद एक मोबाइल फ़ोन की तरह काम करती थी, और फ़ोन भी कर सकते थे आप इसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको, जब आपके पास फ़ोन आता है, मतलब कोई कॉल आती है आपके फ़ोन में, तो आप क्या बोलते हो, फ़ोन आ गया, ये ले फ़ोन चख ले, है ना। अगर कंप्यूटर में आप मॉडेम कनेक्ट करे हो तो वहाँ पे फ़ोन आ गया, वहाँ पे किसी का कॉल आ गया, मैं भी फ़ोन आ गया बोल रहा हूँ, है ना, किसी का कॉल आ गया तो क्या बोलोगे, फ़ोन आ गया बोलोगे, या लैपटॉप आ गया बोलोगे, या कंप्यूटर आ गया बोलोगे, या फिर कॉल आ गया किसी का बोलोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपके ऊपर निर्भर है, जो मर्ज़ी बोलना है बोलो। तो ये मोडेम है आउटपुट टू टेलीफोनिक। हाँ, जैसे मैंने बोला कि ये आउटपुट टू टेलीफोनिक, टेलीफोन के साथ आउटपुट हो जाती हैं, ये टेलीफोन के साथ लिंक हो जाती हैं, ठीक। बस इतना याद रख लो मोटा मोटा, अगर कोई पूछे इस टाइप से तो आप बता पाओ, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मोडेम क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे लिखे है आउटपुट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोडेम आउटपुट डिवाइस है, मोडेम इनपुट डिवाइस है, ठीक। आप नेटवर्क उस पर इनपुट कर रहे हैं। अब पीडीए क्या है, अब कोई बायोलॉजी वाला होगा तो पीडीए का मतलब वो समझेगा पोटैटो डिस्ट्रोज अगार है ये, है ना। मेरे को भी पहली बार ऐसा ही लगा था पीडीए है, ये कैसे आ गया बायो वाली क्वेश्चन यहाँ पे। ये एक्चुअल में वह है नहीं, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। देखो आईटी रिवोल्यूशन चल रही है ना आजकल, तो आईटी रिवोल्यूशन क्या हो गया, असिस्टेंट बना दिया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये मोबाइल साइज की एक कंप्यूटर होती थी जिसको आप पाम टॉप कंप्यूटर भी बोलते हो, ठीक। लेकिन आजकल ये प्रचलन में है नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो पहले जब हम छोटे छोटे थे, हम क्लास 3-4 में जब थे, तब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पाम टॉप होती हैं, जस्ट पाम में आपके फिक्स हो जाते हैं, तो इतने ही साइज़ की कंप्यूटर होती हैं, बस इतना ही है इसका काम। ये क्या करती हैं, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट है ना, आप बोलो गूगल को, गूगल प्लीज़ वेक मी अप टुमारो बाई 5 AM, तो वो आपको उठा देगा, 5 बजे अलार्म बजेगी, है ना। तो इसी तरह ये भी पहले के ज़माने के असिस्टेंट थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब विच लोकल नेटवर्क कनेक्ट्स टाउन और सिटीज़, इसमें अब आप ये ना बोल देना कि लोकल एरिया नेटवर्क है ना। यहाँ पे लोकल लिखा है तो आप ये मत बोल देना कि लोकल एरिया नेटवर्क, ब्लाइंडली कुछ भी हो जाएगा, है ना। इस तरह से मत करना आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन सी लोकल नेटवर्क कनेक्ट करती है टाउन और सिटी को। यहाँ पे हम टाउन और सिटी, एक टाउन से दूसरे टाउन, या फिर एक सिटी से दूसरे टाउन, या फिर दूसरे सिटी, ये बात कर रहे हैं। एक ही टाउन के 2 घरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर एक ही टाउन में एक ही घर के 2 मेंबर्स के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वह होती तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होती। तो ये 2 डिफरेंट टाउन्स को जो कनेक्ट करती हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है, ठीक। और विच जनरेशन कंप्यूटर डू वी यूज़ टुडे, आजकल आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो ना, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ना वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे उसमें, वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाते थे, ठीक। और वो बहुत ही बल्कि भी होता था, बहुत ही ज़्यादा तार ही तार, वायर्स ही वायर्स होते थे।
तो देखने में भी भयंकर लगती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गया। अभी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो गई, कुछ और टेक्नोलॉजी आ रही है ना। लेटेस्ट डिस्कवरी है ये, 2000 लेटेस्ट नहीं है, 2013 में डिस्कवर हुआ था ये। इसमें आपका नैनो ट्यूब्स लगती हैं, और ये नैनो ट्यूब्स लगने से क्या होती हैं, आपके कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी कि चार्ज ज़्यादा पावर नहीं डालना होता है इसमें, बहुत ही कम चार्ज यूज़ करती हैं आपका कंप्यूटर। तो अभी अब हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की खासियत क्या है, इसमें वॉइस कमांड सपोर्ट करती हैं। आपके कंप्यूटर में भी ज़रूर होंगे वॉइस कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं वो, आप कंट्रोल पैनल में जाके आप देख सकते हो, है ना। वहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन होती है, तो आप वहाँ पे स्पीच से ही आप अपने बिना कीबोर्ड यूज़ करे, बिना माउस यूज़ करे, बिना छुए आप कंप्यूटर को अपने वॉइस से ही कंट्रोल कर सकते हो। है आपके कंप्यूटर में भी ये है, आजकल के सभी कंप्यूटर्स में होते हैं। लेकिन बात तो वो है ना कि वो कितना एफिशिएंटली काम करती हैं, उसका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आजकल हमको उतना ज़्यादा पता है नहीं, उतना ज़्यादा प्रचलन में है नहीं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में तो जो गूगल की होती हैं वो सब तो अच्छा ही परफॉर्म करती हैं। कंप्यूटर का बहुत ही बुरे सिस्टम है, बुरे हैं मतलब वो उसका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है। आप जो बोलोगे वो समझ में ही नहीं आएगा, वो उल्टा उल्टा काम कर देगी, तो फिर कोई क्यों यूज़ करेगा। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो हैं जहाँ पे आप वॉइस कमांड से, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये डबल क्लास रैप्स टू स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स टू क्लास रैप्स। ये डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं। अब ये प्रिमिटिव मतलब क्या होती है, बहुत ही पुराना। प्रिमिटिव क्या है, पुराना है, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, ठीक। तो प्रिमिटिव सेल की बात करें तो सेल भी तो प्रिमिटिव, ये आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बायो की क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, जैकपॉट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर में बायो के क्वेश्चन हैं, याद कर लो, आपके लिए अच्छा है। नहीं तो फिर मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ा के चला दूँगा, है ना। तो डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप हैं। जैसे कि मैं सेल के बारे में बात कर रहा था, तो सेल, प्रिमिटिव सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बाद। और सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। तो वो बायो वाली क्लास में ही हम देख लेंगे फिर। तो डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप ये डबल क्लास रैप्स टू स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स टू रैप्स में कन्वर्ट करती हैं। बस इतना याद रखो, ये मेरे को भी उतना अच्छा सा अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मेरे मेमोरी में उतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों फिर ज़्यादा बताऊँ आपको, है ना। तो वेयर डज कंप्यूटर ऐड कंपेयर एंड सफल डाटा, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर कहाँ पे अपना डेटा ऐड करती हैं, कहाँ से अपना डेटा को कंपेयर करती हैं, और कहाँ से अपना डेटा को सफल करती हैं। सफल मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, है ना। ये अपना सीपीयू चिप में करती हैं। अब डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं डेटा, आपके हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, है ना। लेकिन कहाँ पे ये ऐड करती हैं, कंपेयर करती हैं, सफल करते हैं, इसमें तो ब्रेन लग रही है ना कंप्यूटर की, ऐड करने में, कंपेयर करने में भी इसका कोई ब्रेन तो लग रही है ना। ऐसा तो नहीं कि स्टोर करे और वहीं पे हो गया कंपेयर। और सफल कहाँ पे करती हैं, ये सीपीयू के चिप में करती हैं, ठीक। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज करेगा, है ना। ये वैक्यूम टिप्स अभी देखने में तो आपको आसान लग रहा होगा, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव वैक्यूम टिप्स, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी वो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आसान, बिल्कुल आसान है। वो बोल देगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव जो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो वहाँ पे आपको बुराइयाँ नहीं करनी है कंप्यूटर के बारे में, आपको बोलना है हाँ बिल्कुल एफिशिएंट है। तब वहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स, तो वहाँ पे क्लिक कर देनी है। अब अल्टा विस्टा की बात करें तो अल्टा विस्टा, ये विस्टा क्या है, ये विस्टा बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है अल्टा विस्टा। तो अगर वो पूछे आपको कि अल्टा विस्टा क्या होती है, एंड अगर आप बता दो अल्टा विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका उत्तर उल्टा हो जाएगा फिर, हैं, अल्टा विस्टा नहीं कर दिया आपका उत्तर को उल्टा, क्योंकि लगा हुआ है अल्टा आगे। तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, किस चीज़ की सर्च इंजन है, याहू की। याहू की है नहीं, ये पहले थी, लेकिन याहू शट डाउन हो चुका है, गूगल ने इसको बड़ी भयंकर तरीके से मार दिया, है ना, थप्पड़ मार दिया, लात मार दिया, जो मर्जी बोलो आप। और ये मैं 2011 में ही इसको बंद करना पड़ा अपना ऑफिस, ठीक। ये याद रख लो, ये डेट मई 2011 में याहू शट डाउन हो गया है। अभी याहू सर्च करोगे तो कुछ ना आएगा। तो अल्टा विस्टा, ये अल्टा विस्टा क्या है, ये एक सर्च इंजन है। किस चीज़ की सर्च इंजन है, याहू के हैं। अगर कोई भी आप
कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपको पता चला कि आप उल्टा कर रहे हो तो क्या करोगे? सबसे पहले सर्च इंजन में ही तो सर्च करोगे, तो वहाँ से भी याद रख सकते हो, है ना। अल्टा उल्टा, कोई भी काम आपका उल्टा हो गया और विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उल्टा विस्टा उल्टा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो क्या करोगे? सर्च इंजन में सर्च करोगे उठा के। यूट्यूब में आजकल तो बहुत प्रचलन में है, गूगल से भी ज़्यादा। ASP क्या होती है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ASP, ठीक। ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, बस इसमें क्या लॉजिक लगोगे, याद रख लो आप, ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अब HTTP क्या होते हैं? पहले से ही आ रहा है ये तो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नहीं, पहले तो हम HTML कर रहे थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTTP क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई इंटरनेट वगैरह खोलोगे तो सबसे ऊपर आपकी जो सर्च बार होती है ना, तो वहाँ पे HTTP करके आती है। अगर कोई वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है तो वहाँ पे HTTPS करके आती है। तो ये PS अगर यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, उसका इधर उधर मत समझ लेना, ये जस्ट सिक्योर है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP सिर्फ सिंपल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS लगा हुआ है तो आपका वेबसाइट जहाँ पे आप सर्च मार रहे हो वो बहुत सिक्योर है। वोल्टी क्या होते हैं? ये अलग से मैंने क्यों लिखा है? ये अलग से क्यों लिखा है मैंने? कितने सारे चीज़ थी लिखने के लिए, हैं? कितने सारे चीज़ लिखे हैं हमने यहाँ पे, लेकिन ये अलग से क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब वोल्टी क्या है? वोल्टी आपने देखा होगा, एक जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्क आती है, ठीक। तो उस नेटवर्क में लिखा हुआ होता है ऊपर में, आपके जियो अगर यूज़ करते हो या फिर कोई भी सिस्टम, कोई भी सिम कार्ड यूज़ करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है वोल्टी। तो ये उसी वोल्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक। BO, किसी में सिर्फ LTE ही लिखा होता है। तो LTE का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लंबा समय में इवोल्यूशन है ही ना। वॉइस ओवर करती हैं या नहीं करती हैं आपका मोबाइल फ़ोन? बिल्कुल करती हैं। इवोल्यूशन कब हुई है? लॉन्ग टर्म लगे हैं, बहुत ही लंबे समय लगे हैं। अभी 5G रिवोल्यूशन चल रही है, लेकिन 5G में क्या हुआ? 5G ना आपका जो एयरप्लेन फैसिलिटीज़ होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो एयरप्लेन होते हैं, उसकी फ़्लाइट में इंटरप्ट करती हैं। ये चल के आ रही हैं अभी रिपोर्ट, तो इसलिए अभी उतना प्रचलन में नहीं है, अभी वो रिसर्च चल रही है उसके ऊपर भी। अब मॉडलिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये कोई मॉडल कौन करते हैं? मॉडल लोग करते हैं। तो मॉडलिंग लैंग्वेज, लेकिन वो है नहीं जो मॉडल्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज है, मॉडल के लैंग्वेज है नहीं है, ठीक। और मॉडल की कोई बड़ी लैंग्वेज भी नहीं बताती मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडल की जो ब्यूटीनेस होती हैं, जो सेक्सीनेस होती हैं, वो भी नहीं बताती मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक। तो मॉडलिंग लैंग्वेज क्या बताती है? ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है। हालांकि मॉडल्स भी फॉर्मल होती हैं, लेकिन मॉडलिंग लैंग्वेज, हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज हैं। और ये क्या एक्सप्रेस करती हैं? और ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन में। आप मॉडल के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। जब एक मॉडल आती है, परफॉर्मेंस देती हैं स्टेज पे, तो उसका बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या दिखा रही होती है, क्या शो कर रहे होते हैं, उसमें नॉलेज कितना है, वो बातों को किस तरह हैंडल कर सकती हैं, उसको क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ताकि ये पता चले कि वो किस टाइप की हैं अंदर से। तो तभी जाके ही तो वो सेलेक्ट होती हैं, किसी भी फिल्म में हो, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस स्टेट, मिस इंडिया, कुछ भी हो, है ना। तो वहाँ पे ये होते। तो मॉडलिंग लैंग्वेज, आपको मेरा उद्देश्य ये था कि आपको समझाना है, बस किसी को डिफेम करना या कुछ भी करना नहीं था, बोलना पड़ता है। मॉडलिंग लैंग्वेज मतलब फॉर्मल लैंग्वेज है यूज्ड टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करने में ना, आप जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड हुआ है, क्यों यूज हुआ है? टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज, किसी नॉलेज को एक्सप्रेस करने में या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज हुआ है कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन में, उसी को हम मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024, ये MB नहीं होता, ये KB होता है, ठीक। 1024 KB, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB। और एक्चुअल में ये 1 GB था, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB इज इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024 KB। अब यहाँ पे क्या बन जाती है? 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB इज इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024 क्या होती हैं? ये गलत हो जाती हैं, ठीक। ये ज़्यादा मत्था कब्जे मत करो इसमें, ये उतने ज़्यादा पूछते भी है नहीं, याद भी नहीं रहेगा अगर मैं बता दूं तो। और हैंडलर्स क्या होते हैं? ये हैंडलर्स सिग्नल होते हैं। किस टाइप के सिग्नल होते हैं? हैंडलर्स
नाम सुनते ही है ना बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, हैंडलर्स, किसी भी चीज़ को हैंडल करने वाले हैंडलर्स। हैंडलर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं हैंडलर्स? ये सिग्नल होते हैं। सिग्नल क्या होते हैं? वो सिग्नल क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करते हैं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपके दिमाग। आपके दिमाग ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ पे कोई सिग्नल पास हो रही है, वहाँ पे कोई सिग्नल। हैंडलर्स, हाँ समझ रहे होंगे आप, है ना। हैंडलर्स ये वो सिग्नल आपके दिमाग में पास करेंगे। पास क्यों करेंगे? क्योंकि कोई एक्टिविटी जब हो जाती हैं आपके सराउंडिंग्स में, है ना। अगर एक्टिविटी होएंगी तभी तो हैंडलर्स काम आएंगे। कोई एक्टिविटी हो गई आपके सराउंडिंग्स में तो वही सिग्नल आपके दिमाग में पास कर रहे हैं, यानी कि सिग्नल दैट इन्फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड हैंडलर्स। अब ऑर्गेनाइजर की बात करें तो ऑर्गेनाइजर क्या है? ऑर्गेनाइजर कोई भी हो सकता है। आपके घर में जो काम करने आती हैं ना आंटियाँ, या फिर कोई भी आपके जो कुछ भी बोलते हो आप, है ना। तो अगर वो काम करने आती हैं और आपके टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं या फिर आपके रूम को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो वो क्या हुई? वो ऑर्गेनाइज़र हुई। तो वो बेसिकली क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइज़र इस टाइप की आंटियाँ अंकल कोई भी आए तो आप उसको बोलना कि हमारे सर ने बोले ना कि आप एक कैलकुलेटर है, इतनी तेज़ दिमाग है तभी तो ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे हैं, है ना। तो लेकिन है ही स्मॉल साइज़ के कैलकुलेटर। अगर बड़े साइज़ के कैलकुलेटर होते तो बड़े ही इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते। लेकिन ये नहीं बोलना आपको स्मॉल साइज हो, बस बोलना है कि कैलकुलेटर हो आप, है ना। तो ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं? ये एक स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर जैसे ही तेज़ हैं तभी तो अरेंज कर रहे हैं आपके रूम को। तो दूसरी बात से ना, हम एक्चुअल में ये क्या होते हैं? ये डेटाबेस मैनेजर होते हैं। तो आप ना घर में जो आपके ऑर्गेनाइज करने आते हैं, घर साफ़ करने आते हैं, आपके किचन साफ़ करते हैं, आपके रूम साफ़ करते हैं, उनको ना बाई मत बुलाया करो, उनको सर्वेंट मत बोला करो, उनको मैनेजर बोला करो। क्या कर रहे हैं वो? आपके घर को मैनेज ही तो कर रहे हैं, आपके रूम को मैनेज ही तो कर रहे हैं वो, है ना। तो उनको मैनेजर बोलोगे तो आपका अपना जो लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एट द सेम टाइम उनकी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उनको अगर आप रेस्पेक्ट दोगे, उनका लेवल इंक्रीज़ कराओगे तो आपका लेवल तो अपने आप, आपका रेस्पेक्ट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप किस चीज़ को रखना पसंद करोगे? मैनेजर को एम्प्लॉय बनाना पसंद करोगे या कोई एक सर्वेंट को? आपकी मर्ज़ी है। तो दूसरी बात से उनको मैनेजर बुलाना, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजर क्या है? बेसिकली ये इनपुट डायरी ऐप है और इनबिल्ट वही तो सोच रहा हूँ, इनबिल्ट डायरी ऐप है। और ये डेयरी मिल्क का डेयरी हो गया, ये डेयरी नहीं, ये डायरी ऐप है, ठीक। एंड एड्रेस बुक एंड कैलेंडर, इसमें विथ एड्रेस बुक एंड कैलेंडर, एड्रेस बुक भी है इसमें, कैलेंडर भी है और डायरी ऐप भी है। तो आपके जो मैनेजर हैं जो आपके घर में काम करने आती हैं या आते हैं, तो उनके पास भी तो एक इनबिल्ट डायरी ऐप होती है। सब कुछ डायरी होती, मतलब उनके जो दिमाग होते हैं वो एक डायरी की तरह होते हैं। सब कुछ पता होता है, सब कुछ लिखते हैं कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो उनके साथ। अच्छा करते हो तो अच्छा ही लिखते हैं, बुरा करते हो बुरा ही लिखते हैं। और उनके पास एड्रेस बुक भी होती है कि हाँ हमें इस घर में जाना है, अब इस घर में जाना है। एड्रेस बुक होते हैं, कैलेंडर भी होते हैं, आज कौन सी डेट हो रही है, पैसे कब मिलेंगे, है ना। तो इंडेक्स डेफिनेशन की बात करें तो ये एक इंडेक्स, देखो इंडेक्स आपको कैसे याद रखनी है। इंडेक्स अगर आपने कभी देखा हो तो कोई भी बुक जो होता है ना उसके सबसे पहले फ्रंट पेज प्रीफेस होती है, फिर उसके बाद में इंडेक्स होती है। तो ये इंडेक्स क्या होते हैं? इंडेक्स क्या डिफ़ाइन करती हैं? इंडेक्स एक टेबल होती है और वहाँ पे वो डिफ़ाइन करता है कि आपके आगे कौन से चैप्टर हैं और वो कौन से पेज नंबर में हैं, कौन से टॉपिक हैं, ये सब डिफ़ाइन करते हैं, ठीक। तो इंडेक्स बेसिकली टेबल है, वो टेबुलर फॉर्म में ही दिया जाता है। तो इंडेक्स अगर टेबल है तो डेफिनेशन हो रही है, मतलब क्या हुआ, ये टेबल का डेफिनेशन हुआ। तो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल को क्या बोलते हैं? इंडेक्स डेफिनेशन। देखो इतनी मज़ेदार ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दिया है ना। तो सब्सक्राइब लाइक कुछ तो बनता ही है। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, देखो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो आप अभी घर में यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स ना माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं हम उसको। और ये छोटे साइज़ के होते हैं। सुपर कंप्यूटर आपने कभी देखा हो तो वो बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं और सुपर फास्ट कंप्यूटर होते हैं। वो सुपर होते हैं, समझ लो, है ना। वो फिर से कंप्यूटर भी बोल सकते हो क्योंकि वो वेदर को पहले से ही फोरकास्ट कर देते हैं। तो आपके जो घर के कंप्यूटर हैं वो सुपर नहीं है, वो स्मॉल कंप्यूटर है और वो चिप कंप्यूटर है। देखो
चीप कंप्यूटर बोल रहे हैं, 1 लाख की कंप्यूटर है, लेकिन है चीप वो 1 लाख की, ठीक, 1 लाख। अब इट डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन ना। अब कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर की प्राइस देखो कितने कितने करोड़ की आती हैं, है ना। तो 1 लाख तो कुछ नहीं है उसके सामने। आईसीयू की देखो, आईसीयू हाइब्रिड कंप्यूटर है, कितनी कॉस्टली है वो कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है वो कंप्यूटर, तभी तो 1 रात की चार्ज या फिर 1 घंटे की चार्ज में आईसीयू बहुत ही ज़्यादा हाई है ना। तो इसीलिए आपके कंप्यूटर जो है ना ये स्मॉल है और चीप है फॉर सेवरल होम अप्लायंसेस। इसके पास क्या क्या होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू, बहुत ज़रूरी है, माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम होती हैं, फिर मेमोरी होते हैं, ठीक। अब लॉन्ग हर्न की बात करें तो ये बहुत ही लंबा सा एक हर्न है। हर्न किसके पास होते हैं, जानवर के पास होते हैं, गाय के पास होते हैं, भैंस के पास होते हैं। हम उसी हर्न की बात कर रहे हैं। सिर्फ जानवर, भैंस और इन सब एनिमल्स के पास ही नहीं होती है। हर्न किसके पास भी होते हैं, गाड़ी में भी होते हैं हर्न, भूल गए क्या, गाड़ी में होते हैं, बाइक में होते हैं। तो हर्न क्या करती हैं बेसिकली ये हर्न ना आपको सचेत कर देती हैं पहले से ही। एनिमल्स है, उसका हर्न दिखा, आप सचेत हो गए, है ना, उसको चलाना है नहीं। अब गाड़ी आ रही है, उसकी हॉर्न बज गई, आप सचेत हो गए कि गाड़ी आ रही है, हमको साइड रहना है, या फिर आपको कहीं जाना है तो गाड़ी आ गई, हमको रुक के वहाँ से सवारी ले लेनी है ना। तो लॉन्ग हॉर्न, बहुत ही लंबा टूट करके एक बार हॉर्न बज गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कोड फॉर विंडोज़ विस्टा। ये विंडोज़ विस्टा जब लॉन्च हुई थी ना, तो इसने पहले से ही कोड निकाल दिया। हम जब मार्केट में आएंगे तो एक बहुत ही लंबा हॉर्न बजा के आएंगे, हम सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए नाम भी इसने लॉन्ग हॉर्न रख दिया। तो याद करना, ये एक कोड ऑफ विंडोज़ विस्टा है बस, ठीक, बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अब DOS क्या है, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये DIR फॉर्मेट टाइप, पता नहीं ये मैंने क्या लिखा अभी मुझे याद नहीं है, बस इतना याद रख लो, ये DIR फॉर्मेट और टाइप जो है ना, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लिंक्ड है, ठीक। इसके साथ ही मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इसका है। टाइप, फॉर्मेट, DIR, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड है। ODBC क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। आप क्या लॉजिक लगाओगे इसमें, याद ही तो करनी है, रटनी है इसको। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। टेलनेट क्या है, अब ये नाम सुनते ही आपको टेल और नेट, है ना। टेल मतलब टेलीफोन की वाइब्स आ रही हैं, नेट मतलब इंटरनेट, है ना। टेल नोट नेट, ये एक प्रोटोकॉल है और ये ब्राउज़र नहीं है, अभी बस इतना याद रख लो, बाद में फिर नीचे आएंगे, है ना। टेल नेट का मतलब ब्राउज़र नहीं है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये ब्राउज़र नहीं है, ये प्रोटोकॉल, बस इतना याद रख लो, बाकी मत्था खपची करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड एट CRT कैथोड रे ट्यूब इज, कौन सी ट्यूब है, रिफ्रेश रेट है, ठीक। हाँ, जो आप कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हो ना, उसका रेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT, रेट जिस पे, है ना, जिस पे स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग रिपीट होती है, कहाँ पे, CRT में रिपीट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड नहीं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं, ठीक। और जी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर्स में। रिफ्रेश रेट, स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT, रेट एट विच स्कैनिंग रिपीटेड इन CRT रिफ्रेश रेट है। कहाँ पे, CRT याद रखनी है आपको। क्या रिपीट होते हैं, स्कैनिंग रिपोर्ट होते हैं, रिफ्रेश मतलब स्कैनिंग रिपीट होते हैं CRT पे। ये रेट है एट विच स्कैनिंग रिपीटेड इन CRT रिफ्रेश रेट है, याद कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इम्पोर्टेंट है ये। जावा क्लाइंट की बात करें तो ये क्या है, जावा क्लाइंट, ये एक वायरस टाइप की होती है, वर्म्स वायरस टाइप की हैं, ये वायरस हो ही गया, है ना। तो ये वर्म्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ट्रोजन हॉर्स, नाम सुनते ही इतनी खतरनाक है ना, ये इसलिए ऑड हो जाता है ट्रोजन हॉर्स। बाकी सब वायरस के सिंपलर फॉर्म है ना, ट्रोजन हॉर्स खतरनाक वाली वायरस है, बस ये याद रख सकते हो आप, ऑड इसलिए ट्रोजन हॉर्स है, ठीक। अब API की बात करें तो एपी ये वो खाने वाली पीने वाली एपी नहीं है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। तो आप उसी एपी को यूज़ करके भी निमोनिक्स के साथ किसी तरह रिलेट करके याद रख सकते हो। एपी का जूस, है ना, एपी का जूस कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे पैकेट लंच के साथ मिलती हैं कि नहीं मिलती है। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, ये किसी शॉपकीपर को एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि आप हम बंदे भेजो, है ना, शॉपकीपर को नहीं, किसी बिजनेस एजेंसी को एक एप्लीकेशन देते हैं कि आपके एपीज़ हमें चाहिए, है ना, आप बंदे भेजो, है ना, आप हमें इतने पैकेट ऑफ एपीज़ चाहिए। तो वहाँ से याद रख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम इंटरफेस। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है,
ऑप्टिकल डिस्क एक सुपर डिस्क होता है। जब हमें कॉलेज में था ना, तो हमारा एक भाई नहीं, हमारा एक दोस्त ही था, लेकिन मैं भाई बोल रहा था उसको, है ना। उसने एक नया लैपटॉप लिया, तो उसमें ऑप्टिकल डिस्क था, तो वो बहुत खुश हो रहा था, है ना। मैंने बता दिया उसको, भाई ये तो सुपर डिस्क है। देन ही वाज लाइक, हाँ मेरे पास सुपर कंप्यूटर है। वो सुपर कंप्यूटर है नहीं मेरे भाई, जब भी ऑप्टिकल डिस्क है ना, तो बस आप ये बोल सकते हैं ये सुपर डिस्क है। ये सुपर डिस्क क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करते हैं और बहुत ही फास्ट होती है, ठीक। तो कैन बी रिटन टू रीड यूजिंग लो पावर्ड लेज़र बीम। देखा आपने, ये कैन बी रिटन एंड रेड। इसको हम आप सुपर डिस्क में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। उस डेटा को कुछ भी इंसर्ट करना हो, लिखना हो, या फिर डेटा को पढ़ना हो, तो वो किस तरह से पढ़ती हैं? लो पावर का लेज़र बीम यूज़ करके पढ़ती हैं। याद रखनी है क्या यूज़ करके पढ़ती हैं, कोई कार्बन बर्न नहीं होने वाला। आप जो पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आपकी आँखें दिख रही हैं और आपके दिमाग में जो कार्बन है वो बर्न हो रही हैं, तभी आप देख पा रहे हो। ह्यूमन सिस्टम का मैकेनिज्म ये है, लेकिन कंप्यूटर का मैकेनिज्म क्या है? ये क्या यूज़ कर रही हैं? लो पावर्ड लेज़र बीम यूज़ कर रही हैं, ठीक। ये लो पावर्ड लेज़र बीम यूज़ करके ऑप्टिकल डिस्क में से कोई भी इंफॉर्मेशन लिखती हैं या फिर पढ़ती हैं, इसलिए हम इसको सुपर डिस्क बोलते हैं, क्योंकि ये फास्ट होती हैं। अब एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डेटा पॉसिबल ओनली व्हेन रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आप कोई भी नया डेटा लिख रहे हो किसी एक सिस्टम में, है ना, तो वो कहाँ पे लिखोगे? आप कहाँ पे लिखोगे? सीपीयू के ज़रिए हार्ड डिस्क में ही लिखोगे ना, या फिर कोई भी उसका मेमोरी है वहाँ पे लिखोगे। तो कब पॉसिबल होती हैं? जब रजिस्टर है ना, रजिस्टर एक एक्यूमुलेटर है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपने देखे होंगे, आपके टीचर के पास भी रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके टीचर के भी। किसी रजिस्टर बस ऐसे ही मार्क करने के लिए होते हैं, किसी रजिस्टर एक्यूमुलेटर होते हैं, वहाँ पे नाम लिखने के लिए। आपकी पेन लाल इंक से लिखती थी हमारी, तो जब हम स्कूल में थे तब, है ना। तो कोई भी अगर गलत काम किया तो लाल इंक से रजिस्टर में नाम लिखते थे, फिर उसके बाद हम सस्पेंड हो जाते थे। लेकिन मैं कभी हुआ नहीं उस टाइप से, मेरे दोस्त बहुत कमीने थे, बहुत बार हुए हैं सस्पेंड। तो पॉसिबल ओनली व्हेन रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बस याद रख लो, जब भी ये रजिस्टर जो है ये एक्यूमुलेटर है या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तभी नए डेटा आप लिख सकते हो, ठीक। तो एक्यूमुलेट भी तो करना है, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होना चाहिए, तभी तो लिखेगी, नहीं तो क्यों लिखेगी वो आपका नाम। What allows users to access account and pay bills। देखो ये भी आपको बहुत ही कंफ्यूज करेगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगी ई कॉमर्स, फिर यहाँ पे बैंक, फिर यहाँ पे दे देगी ई बैंकिंग, फिर यहाँ पे देगी पेटीएम, तो कंफ्यूज हो जाओगे वैसे ही। What allows users to access account and pay bills, तो इसमें आपको लिखनी है ई कॉमर्स, ठीक। ई कॉमर्स के अंदर ही तो आते हैं सब कुछ, तो आपको बताना है कि ई कॉमर्स अलाउज यूजर्स टू एसेस अकाउंट एंड पे बिल्स। अब बिट क्या होते हैं? ये बाइनरी डिजिट यूज़ करते हैं। ये बिट सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेजरमेंट है ना, वही है। ये लोवेस्ट फॉर्म के बाइनरी डिजिट यूज़ करते हैं। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं। एड्रेस कंसिस्ट ऑफ एन ऑफसेट, अ बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर। ये तीन होते हैं एड्रेस के पास, ठीक। एड्रेस के पास क्या क्या होता है? एक तो ऑफसेट होते हैं, बस रट डालो इसको, और क्या करनी है। एड्रेस, आपके एड्रेस के पास क्या ऑफसेट है। बेस रजिस्टर में भी लिखा हुआ है आपका एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर में भी लिखा हुआ है आपका जो एड्रेस, और ऑफसेट, वहाँ पे ऑफसेट हो गया कोई बंदा, है ना। बस ऐसे ही याद रख लो। अब एक बेस रजिस्टर है ना आपके विलेज में, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। इंडेक्स रजिस्टर है, कौन से घर कौन से नंबर में एक टेबल है ना, वहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका एड्रेस। फिर एक बंदा आ गया, है ना, आपके घर में, आपका दोस्त आ गया घूमने के लिए, तो फिर थोड़ा क्लेवर था, थोड़ा आपके जीपी ऑफिस में निकल गया, चेक कर लिया, फिर उसके बाद ऑफसेट हो गया, आपके घर में निकल पड़ा। बस याद रख लो ऐसे ही। MS-DOS एक्सटर्नल कमांड। MS-DOS पहले भी हमने पढ़ा था। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो ये एक्सटर्नल कमांड क्या है? ये फॉर्मेट है, बस याद रख लो। अब इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? ये उतना ज़्यादा बार पूछते भी नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलूँगा, है ना। MS-DOS एक एक्सटर्नल कमांड है और इसको ये फॉर्मेट के साथ एसोसिएटेड है। और आइकन्स क्या है? ये पिक्चर कमांड है। जो आइकन्स होते हैं ना, जो आइकन्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे अभी तो शायद विजिबल नहीं है आइकन्स। ये देखो, ये यहाँ पे अगर विजिबल है तो ये एक आइकन ही तो है। ये क्या है?
ये इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे नेक्स्ट करके लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में है ना। तो पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो वहीं से आपको पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर कमांड है। अब क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो ये अलाउ सर्चिंग क्वेरी, किसी चीज़ क्वेरी करना मतलब किसी चीज़ के बारे में आप जानने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, है ना। तो ये क्या करती है, इट अलाउ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन। तो क्वेरी लैंग्वेज एक वैसा लैंग्वेज है जब आप किसी चीज़ की क्वेरी करोगे, किसी चीज़ की जानने की इच्छा जाहिर करोगे, तो आप उसके बारे में सर्च करोगे, है ना, उसके इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। तो इसी तरह क्वेरी लैंग्वेज भी है, इट अलाउज सर्चिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब फ्रेमवेयर की बात करें तो ये फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये रोम में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये याद रखनी है, जस्ट फ्रेमवेयर एक फ्रेम है, बहुत ज़्यादा फ्रेम है, और फ्रेमवेयर कहाँ पे स्टोर होती है? फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर एक प्रोग्राम है, और ये वे प्रोग्राम है जो आपके रोम में स्टोर होते हैं, ठीक। तो फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर वो प्रोग्राम है जो आपके और रोम में स्टोर होते हैं। तो आज की क्लास में हम कहाँ तक करें? हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में से हम शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा जो पार्ट 1 है ना कंप्यूटर का, वो कंप्लीट कर देंगे। फिर 2 पार्ट्स में हम कंप्यूटर का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे, है ना। बहुत ही जल्दी हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को मैं इमीडिएटली यहाँ पे क्यों बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ना हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो चुका है, ठीक।